नमस्कार, आप देख रहे हैं वाईएस न्यूज और आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम संवाद में। जैसा कि आपको पता है कि हम संवाद कार्यक्रम के माध्यम से राजनीतिक, प्रशासनिक, शिक्षा आदि क्षेत्रों से जुड़ी हस्तियों से मिलते हैं और करते हैं जनता के सवाल जनता के लिए। तो आज ऐसी हस्ती हमारे साथ है। हमारे साथ हैं बहुजन समाज पार्टी संभल से श्रीमती तरुनुम अकील जी, जो 2 बार संभल नगर पालिका की चेयरपर्सन रही। 1995 से 2005 तक उत्तर प्रदेश चेयरमैन संघ की प्रदेश उपाध्यक्ष भी रही। उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी की वाइस चेयरमैन भी रही एवं दर्जा राज्य मंत्री भी रही। 2007 से 2012 तक एक्टिव पॉलिटिक्स में हमेशा इनका परिवार रहा। अगर बात करें तो श्रीमान मुकीबुर रहमान खान, जो ठाकुरद्वारा से एमएलए रहे, मंत्री पद पर भी काबिज रहे, कॉफी बोर्ड के चेयरमैन भी रहे। अगर बात करें तो इनके हस्बैंड की, तो श्रीमान अकीलुर रहमान खान जी, जो खुद में LLB LLM हैं, जो 2 बार बहजोई विधानसभा से विधायक रहे और मंत्री भी रहे तथा बहुजन समाज पार्टी के कई महत्वपूर्ण पदों पर काबिज भी रहे। तो मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आपने अपना कीमती वक्त दिया हमें। चूंकि मैम हमारा जो ये मेन मोटिव है कार्यक्रम का, ये है जनता के सवाल पूछना। तो चूंकि मैम आपके बारे में सारा कुछ मैंने डिटेल्स में बता ही दिया है, मेरा मैम पहला ही क्वेश्चन आपसे है कि आप एक राजनीतिक परिवार से हैं और बीएसपी में एक लंबा राजनीतिक करियर रहा है आपका। नगर पालिका परिषद संभल की लगातार 2 बार आप चेयरपर्सन रही हैं। तो क्या प्लानिंग है भविष्य को लेकर मैडम? ये भविष्य में हम लोगों की प्लानिंग, मेरे हस्बैंड, क्योंकि आपने पहले बताया अकील रहमान साहब, वो 2 बार विधायक और मंत्री रह चुके हैं। जी जी। अब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी पहले बहजोई थी। जी जी। अब वो चेंज हो गई परिसीमन के बाद, तो असमोली है। जी जी जी। असमोली में 2022 का चुनाव इंशाल्लाह हम लोग लड़ेंगे, मेरे हस्बैंड लड़ेंगे। जी जी। तो हमारी फैमिली अभी उसी तरफ पूरा कॉन्सेंट्रेट कर रही है। जी जी। मैं भी और मेरे हस्बैंड तो क्योंकि प्रत्याशी हैं, और हमारा बेटा, हम लोग सब उसी विधानसभा में लगे हैं। तो आगे हमारा अभी जो टारगेट है वो 2022 का चुनाव जीतना है, विधानसभा चुनाव। उसी में हम लोग सारे लोग अपना क्षेत्र में कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहते हैं। चूंकि 2 बार आप नगर पालिका की चेयरपर्सन रही, तो उसमें आपने कार्यकाल के बारे में क्या क्या वो सारी चीजें जो आपने किया? देखिए, जब मैं पहली बार नगर पालिका की चेयरपर्सन बनी थी तो लेडी सीट थी। जी जी जी। पहली बार पब्लिक से चुनाव हुआ था और मैं इतनी ज्यादा पॉलिटिक्स में एक्टिव नहीं थी। मेरी ये इन-लॉज वाली, ये ससुराल वाले पॉलिटिक्स में थे, मैं नहीं थी। लेकिन जब प्रेशर हुआ लोगों का कि इनको चुनाव, क्योंकि वैसे एक्टिव थी मैं, एजुकेशन सोसाइटी की अध्यक्ष हूँ और ये सब, हम एक NGO वगैरह चलाते थे। जी जी। तो यहाँ चुनाव हुआ और वो चुनाव सिर्फ 8 डेज का चुनाव था। जी जी। बाद में कोई रिट पड़ी थी तो वो चुनाव बाद में हुआ था। जी जी। एक मंडे को मैंने नॉमिनेशन कराया, दूसरे मंडे को मैं ओथ ले रही थी। इतना शॉर्ट पीरियड का चुनाव। जी जी जी। तो चुनाव जीती। चुनाव जीतने के बाद मेरे हस्बैंड ने उसमें बहुत मदद की, अकील साहब ने, क्योंकि मैं नॉन पॉलिटिशियन थी। मुझे मेंबर्स के बारे में बताना, नगर पालिका के बारे में बताना और हर तरह से हेल्प करना, क्योंकि अब नगर पालिका में गई तो कुछ भी नहीं था। जी जी। कोई ट्रैक्टर नहीं, कोई ट्रॉली नहीं। पुराने, क्योंकि मेंबर से अध्यक्ष बनते थे तो 8 मंथ्स की सैलरीज हैं, पैसा नहीं नगर पालिका में। अब तो बहुत पैसा आता है, तब नहीं आता था। जी जी जी। तो वो उसको फिर 2% जो होता है विनिमय क्षेत्र का, जी जी, क्योंकि मैं लखनऊ में भी बहुत ज्यादा नहीं जानती थी, वहाँ के जो दोस्त होते हैं, मेरे हस्बैंड ने वहाँ किया और फिर हमने यहाँ पर संभल नजीर बना। विनिमय क्षेत्र का पैसा सबसे पहले संभल में आया। और फिर शफीक कुरैशी साहब थे, जो मेरे रूममेट थी जब मैं AMU में पढ़ती थी। जी जी, उसके फादर। तो जब लड़कियां एक कमरे में रहती तो उनके पेरेंट्स से भी जानकारी हो जाती है। जी जी। वो गवर्नर रोल था, वो गवर्नर थे शफी साहब। जी जी। मैं लखनऊ गई तो मैंने स्लिप भिजवाई तो उन्होंने मुझे बुला लिया, क्योंकि हम जानते थे। बोले तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने कहा अंकल मैं तो चेयरपर्सन बन गई अब। जी जी। तो उन्होंने फिर मुझे 16 लाख रुपए गवर्नर ही दे सकते थे, यहाँ नगर पालिका संभल के लिए किया। लेकिन नगर पालिका संभल में मेरा 2 टर्म रहे, उसके बाद मैं चुनाव नहीं लड़ी। लेकिन संभल की हालत संभल के लोग बताएंगे कैसी थी। जी। उसके बाद संभल के लोगों ने मुझे बहुत विश्वास भी दिया, प्यार भी दिया, और उन्हीं की वजह से शायद मैंने इन 10 सालों में वो मुझसे काम करा लिए अल्लाह ताला ने, कि जितना मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती थी। जी जी। इस सराय तरीन में ये 1.25 लाख की बस्ती है, यहाँ पर रनिंग वाटर नहीं था, टंकी नहीं था पीने का पानी, हैंड पंप थे सिर्फ। जी जी। वो टंकी का काम कराया
जो मियां सराय में टंकी है वो भी मैंने बनवाई, एक कोर्ट में एक टंकी छोटी सी थी जी जी। फिर नगर पालिका में एक टंकी है वो भी मैंने कराई, लेकिन जब मेरा टाइम खत्म हो रहा था तो उसके 1 साल बाद कंप्लीट हुई, मेरे सामने कंप्लीट नहीं हो पाई थी। ये रोड्स पे जो पोल हैं, ये रोड बनाने का काम, सीसी रोड्स कराने का, तो ये सारे काम मेरे ज़माने में हुए। और बिल्कुल मैंने नगर पालिका ऐसी चलाई जैसे एक महिला अपना घर चलाती है ना, कम बजट में ज़्यादा काम। जी जी, ज़्यादा काम हुआ उस समय जी। उस समय, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा, मैं थैंक्सफुल हूँ यहाँ की आवाम की, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत सपोर्ट किया। यानी जब मेरा, आजकल तो पता ही नहीं होता कौन चेयरमैन है या कब बोर्ड हो रहा है, जब मेरा बोर्ड होता था तो सारी पब्लिक नगर पालिका में होती थी कि मैडम का आज बोर्ड है, आज क्या क्या पास होगा, और उनको कोई परेशानी ना हो, मतलब ये क्यूरियोसिटी पब्लिक में थी मेरे लिए। और उन लोगों का सहयोग रहा, उन लोगों का प्यार रहा, और मुझे उससे एक ताकत मिलती थी, और मुझसे बहुत अच्छे काम कराए, और मुझे सेटिस्फेक्शन है, क्योंकि जब आपको कोई आदमी विश्वास के साथ कोई चेयर देता है, कोई पोस्ट देता है, तो इसके साथ इंसाफ होना चाहिए। मैंने होली मिलन शुरू कराया नगर पालिका में, ईद मिलन कराया, जो अब नहीं होता, मेरे जमाने में होता था। और लेकिन उस 10 साल के बाद मैं चुनाव इसलिए नहीं लड़ी कि बहुत डिवोटेड टाइम चाहिए नगर पालिका के। आप सुबह उठ रहे हैं, सड़क साफ नहीं तो चेयरपर्सन, रोड अगर रात हो रही, बल्ब नहीं जल रहा तो नगर पालिका। और जब होली या ईद होते थे तो मैं पूरे टाइम उस पर रहती थी, टेलीफोन पे, कि भाई सेक्टर में बांटना है, कहीं कोई गंदगी ना हो, पानी टैंकर पहुंचे होली पे या नहीं पहुंचे। तो अगर कोई इस तरह काम कराएगा तो नेचुरली काम भी होगा, और ईमानदारी से कराएगा तो नगर पालिका परिषद चमकेगी भी। लोगों को जो उन्होंने अपना वोट देकर आपको एक चेयर दी, तो उसके साथ इंसाफ भी होगा, मुझे ये लगता है। जी जी। मैडम, मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके हस्बैंड श्रीमान अकील रहमान जी 2 बार एमएलए रहे हैं बहजोई विधानसभा से, और एक अच्छा कार्यकाल उनका भी रहा है। चूंकि आने वाले साल में विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उस बारे में आप? मेरे हस्बैंड पहली बार बहजोई से चुनाव जीते, और दूसरी बार भी बहजोई से चुनाव जीते, और फिर वो परिसीमन हुआ और चेंज हो गया। अकील साहब ने भी बहुत मेहनत की उस वहाँ पर, क्योंकि जहाँ वो बहजोई से चुनाव लड़े, वहाँ उनसे कहते थे कि ये लड़का पढ़ा लिखा तो है, लेकिन कुछ अकल से बात नहीं कर रहा, यहाँ कैसे चुनाव जीत जाएंगे, इस पार्टी से है या वहाँ उस पार्टी के भी सबसे कम, दलित वोट वहाँ बहुत कम है, बहजोई में बहुत कम था, और खुद मुसलमान है तो मुसलमान वोट भी यहाँ 70,000 है, 70,000 तो पड़ता नहीं, 50% 60% पड़ता है, तो इनका आंकड़ा जीतने वाला नहीं है, यादव बहुत है। लेकिन वहाँ भी हम लोगों को बहुत मेहनत की अकील साहब ने, और पब्लिक ने उनको सराहा भी। वहाँ हमें वाकई में अगर इन दो लोग हमें वोट देते तो हम चुनाव कभी नहीं जीतते, लेकिन वहाँ भीमपुर है, पंडितों का गाँव है। जब हम वहाँ जाने लगे, प्रोग्राम लगा, तो लोगों ने कहा कि भाई ये तो बीजेपी के लोग, ये आपको कब देंगे? हमने कहा नहीं, ट्राई करने में कोई मुश्किल नहीं। जब हमने ट्राई किया और हमने वहाँ लोगों से मुलाकात की, तो उन्होंने हमें जब वोट पड़े तो हमें भीमपुर के पंडितों के वोट मिले। हाँ, शमशोई एक है, वहाँ 7 बिरादरियाँ हैं। शमशोई में हमें सिर्फ मुस्लिम नहीं बल्कि सारी बिरादरियाँ हैं, वहाँ सबके वोट मिले, तो इसलिए हमें जो है सब समाज का वोट मिला अकील साहब को, और एक बार नहीं 2 बार, और हम वहाँ से बहुत अच्छे चुनाव जीते, और हमने उनको चुनाव हराया अकील साहब ने, जिनके दादा परदादा भी वहाँ से हमेशा, क्योंकि बहजोई में यादवों का वर्चस्व, और बिशन लाल यादव भी चुनाव जीते, उनके बेटे विजेंद्र यादव जो अभी पिंकी यादव हैं वहाँ पर, उनके दादा को, तो उनको हमने चुनाव हराया। अकील साहब को उन्होंने अपना विधायक बनाया सिर्फ इसलिए कि पब्लिक हमारे साथ थी, उन्होंने विश्वास दिलाया। और संभल में बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैडम आपको बहुत पसंद करते हैं लोग, आपको कहते हैं, लेकिन बहजोई में सेम हालत उनकी है, वहाँ मुझे इतना लाइक नहीं करते हैं ना, मेरा वो कर्म भूमि रहा कि संभल मेरी रहा और बहजोई अकील साहब की रहा। जी मैम, उसी को लेकर मेरा क्वेश्चन है कि श्रीमान अकील रहमान खान जी, आप असमोली विधानसभा को कैसे देखते हैं? देखिए, अकील साहब चुनाव जब परिसीमन हुआ तो अकील साहब ने चूज किया, संभल भी चूज कर सकते थे क्योंकि फ्री थे उस वक्त जब परिसीमन हुआ, लेकिन उन्होंने संभल नगर के काफी, उनके देहात जो है आधा उधर का असमोली चला गया, नई सीटें चलिए वहाँ देखते हैं। फिर परिसीमन जब इलेक्शन कोई लड़ता है तो समीकरण देखता है, आप जानते हैं जी, बिल्कुल। तो यहाँ 70,000 मुसलमान थे, यहाँ 1.5 लाख मुसलमान है, तो हमें लगा कि यहाँ जीतना बहजोई से भी ज्यादा आसान होगा। फिर सब समाज हमारे साथ रहता है, भले ही ब्राह्मण समाज हो, जाट समाज हो, त्यागी हो, पाल हो, कश्यप हो, सैनी, ये हमें, हम सब नहीं कहते लेकिन हमें कुछ ना कुछ मिलता है यहाँ से, मिसलेनियस वोट हमारे साथ खड़ा रहता है। तो हमने कहा यहाँ जीत आसान है,
लेकिन उधर जो हमारे मुरादाबाद पश्चिम से गांव आए थे, जी जी काफी गांव भी कुछ गंगेरी से कट के आया हिस्सा, कुछ पश्चिम मुरादाबाद से कट के आया, जिससे वो असमोली बनी। वहाँ के लोगों ने इंटरेक्शन नहीं हो पाया, इंटरेक्शन तो बहुत किया लेकिन समझ नहीं पाए, क्योंकि एक आदमी को पहचानने में भी टाइम लगता है। वकील साहब को वो समाजवादी पे होते, उनको बस उनको पता नहीं, वो जानते नहीं किसको वोट देना, कौन चुनाव लड़ना, बस साइकिल, इस तरह का माहौल था। तो वो माहौल खत्म करने में हमें टाइम लगा, लेकिन हाँ अब हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि इस बार जो 2022 का चुनाव होगा, बहुत मेहनत भी कर रहे हैं अमित साहब, इंशाल्लाह वो चुनाव जीतेंगे जी और 2022 में इंशाल्लाह फिर से विधायक बनके आगे भी जाएंगे। जी जी मैडम, बहुजन समाज पार्टी को उत्तर प्रदेश में कैसे देखती हैं? क्योंकि अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी के साथ में समाजवादी पार्टी और भी जो अन्य पार्टियां थी, उनका गठबंधन हुआ और वो काफी लंबे समय तक नहीं चल पाया। तो क्या समझा जाए कि बहुजन समाज पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव में गठबंधन करेगी? देखिए, इसके बारे में तो अभी कह नहीं सकते, क्योंकि अभी तक तो गठबंधन किसी से नहीं हुआ बहुजन का, लेकिन पॉलिटिक्स इतनी अनसर्टेन चीज है कि 20 दिन पहले भी कुछ हो सकता है जी, इसलिए अभी इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। पिछली बार चुनाव जो गठबंधन से लड़ा उसमें हमारी पार्टी की ज्यादा सीटें आई, समाजवादी की कम आई, और समाजवादी अपने ही सीट्स, जैसे कि यहाँ पर गिन्नौर में धर्मेंद्र यादव थे, अखिलेश जी के भाई हैं, वो चुनाव हार गए, जबकि वहाँ पर यादव ही यादव है, बीजेपी जीती वहाँ पर। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं, ये एक मैसेज गया, जैसे कि उनकी वाइफ डिम्पल हारी, वहाँ भी बहुत यादव है, ये एक मैसेज है। और हमने बक्साप का चुनाव लड़ाया तब भी देखा कि यादव जो है वो एक्चुअली में अब समाजवादी से हट चुका है, काफी हद तक बीजेपी की तरफ है वो, और ये सारी सीट्स बताती हैं जहाँ पर समाजवादी को जीतना चाहिए था, जो उनके गढ़ थे, जब वो वहां पर हार रहे हैं, बीजेपी जीत रहे, तो इसका मतलब कि उनका जनाधार अपने ही जो उनका वोट बैंक है उससे खिसका है। तो उसमें आप तो सोच सकते हैं कि हालत ज्यादा बढ़िया नहीं है। और बाकी जनता बताती है। जी अभी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि इस समय 2022 के चुनाव हम लड़ रहे हैं और पूरी तरीके से हमारी सरकार आ रही है, 350 से ज्यादा सीटें जीत रहे हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पिछली बार जब चुनाव हुआ था, पिछला विधानसभा चुनाव, तब कांग्रेस से गठबंधन से उन्होंने चुनाव लड़ा था और फिर यह तब भी यही था कि 350 सीटें हमारी आएगी, गठबंधन की सरकार, और वो इतना इसको उन्होंने फैलाया था कि पब्लिक भी काफी हद तक ये हो गई थी कि शायद अखिलेश जी की सरकार आ रही, लेकिन सरकार तो योगी जी की आई। तो इसलिए पहले से ये करना कि हमारी सरकार आ रही है, ये नहीं, हाँ आप मेहनत कर सकते हो, लेकिन बाकी पूरा का पूरा आपका जनता जिसको चाहेगी उसकी सरकार बनेगी, ये पूरी तरह से पब्लिक की ओपिनियन पे है। हाँ, आप मेहनत करिए। जी मैडम, लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद हमारा संवाद कार्यक्रम जारी रहेगा, तो देखते रहिए आप वाईएस न्यूज। वाईएस एजुकेशन प्रेजेंट कंप्यूटर IT एजुकेशन, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर कोर्सेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, एडवांस्ड अकाउंटिंग, समय समय पर पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, ग्रुप डिस्कशन, इंग्लिश स्पोकन, कम्युनिकेशन, टेबल मैनर व इंटरव्यू को लेकर स्पेशल सेशंस, आपके जॉब के लिए बहुत महत्वपूर्ण कोर्सेज। पिछले 15 वर्षों से लगातार कंप्यूटर IT एजुकेशन के क्षेत्र में एक प्रसिद्ध नाम YIS, ए फ्यूचर इन द प्रेजेंट। तो आज ही ज्वाइन कीजिए YIS एजुकेशन, पता स्टेशन रोड, बिलारी, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम संवाद में। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं संभल की प्रसिद्ध राजनीतिक हस्ती श्रीमती तरुणुम अखिल जी। मैम, आपका एक बार फिर स्वागत है। मैडम, मेरा एक क्वेश्चन और है आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं मैम, ब्राह्मणों को लेकर, क्योंकि जिस तरह से सारी पार्टियां कहीं ना कहीं ब्राह्मणों को के लिए कुछ ना कुछ सोच रही हैं कि हम आने वाले निकट भविष्य में ये करेंगे, और इस समय अगर देखा जाए तो ब्राह्मणों को लेकर राजनीति उठापटक की स्थिति है कि वो किस ओर जाएंगे। क्योंकि कई विधानसभा, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो कई विधानसभा में ब्राह्मणों का बहुत अच्छा खासा प्रभाव है। तो चूंकि अभी आपकी पार्टी बहुजन समाज पार्टी द्वारा अयोध्या में ब्राह्मण सम्मेलन आयोजित किया गया था,
क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, ब्राह्मण जो है बहुजन समाज पार्टी से पहले से जुड़े हुए हैं। दूसरी जो पार्टीज हैं वो अब कर रही हैं। जी, जी। सारे लोग दावे अब कर रहे हैं। पहले जो हमारी सरकार बनी थी, आपको याद होगा, जी, जी। तो कहते हैं ना, इनकी केमिस्ट्री से बनी थी, ब्राह्मण और मुस्लिम और दलित की जी, जी, केमिस्ट्री जी। से। तो ब्राह्मण समाज को पहले से ही बहन जी जो है वो आगे रखती रही है, और ब्राह्मण समाज ने भी अपने आप में फील किया है कि जब बहन कुमारी मायावती जी की सरकार आती है तो उनको ज़्यादा कुछ मिलता है, ज़्यादा अचीव होता है, और ज़्यादा अच्छी व्यवस्था होती है प्रशासन की, शासन करने की, वो बहन जी के अंदर है। तो इस चीज़ को भी वो मानते हैं। और दूसरी पार्टीज ने भी बहन जी को देखकर, क्योंकि बहन जी ने अभी लगाया है मिश्रा जी को, सतीश मिश्रा जी को, जी, जी, जी। ब्राह्मणों की जगह जगह सभाएं हो रही हैं, तो दूसरी पार्टीज ने भी आगे बढ़ा है। लेकिन मुझे लगता है कि ये देखने के बाद कि हम भी ऐसा करें। लेकिन बहन जी ने एक केमिस्ट्री बनाई हुई है और उसको ब्राह्मण समाज जानता है, और ये भी आप जानते हैं कि ये पढ़ा लिखा समाज है, समझदार समाज है, और मुझे उम्मीद है कि पहले की तरह ये अब भी बहुजन समाज पार्टी से जुड़ा हुआ है और आगे और मेहनत करेगा और जुड़ेगा। और हमने देखा भी है, क्योंकि यहाँ असमोली में और जहाँ जहाँ हमारे यहाँ ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन असमोली में जो भी ब्राह्मण है वो बाकायदा हमारे पास आते हैं, और हमसे मतलब उनको फील होता है जैसे ये पार्टी उन्हीं की है। जी, 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 जी। अच्छा, एक क्वेश्चन और है कि एक ज्वलंत मुद्दा भी अगर देखा जाए तो किसान आंदोलन को लेकर, किसान पिछले कई महीनों से आंदोलित हैं, कृषि कानून के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं। इस बारे में मैम क्या सोच है आपकी, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका, क्योंकि ये जो एक मुद्दा है ये सिर्फ किसानों का नहीं, बल्कि मुझे लगता है हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ मुद्दा है। जी, जी। किसान हर घर में है, और अगर कहीं और जॉब भी करने लगा तो उसके पेरेंट्स किसान थे, वो उसके पेरेंट्स भी नहीं तो उसके दादा दादी किसान थे, कहीं ना कहीं। क्योंकि हमारा पूरा हिंदुस्तान का इस तरह का ये है कि हम लोग जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। जी, जी। किसान हमारे हर घर में है, और आज 8.5 महीने से किसान जो है वो सड़क पे है। उसने पूरी सर्दी भी सड़क पे गुजार दी, उसने बरसात भी, उसने गर्मी भी। लेकिन सरकार जो कहती है कि हम सारे लोगों के हितैषी हैं, तो उसने यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा उदासीनता का रुख इख्तियार किया है। जी, जी। अगर कोई बादशाह बन जाता है, कोई राजा होता है, तो प्रजा की आवाज़ सुनता है। जी, बिल्कुल। ये कैसे राजा है जो प्रजा की आवाज़ नहीं सुन रहा? जी, जी। और कहते हैं कि मैं चौकीदार हूँ। जी, जी। कहते हैं कि मैं सेवक हूँ। तो कैसे सेवक और चौकीदार है ये, कि इन्हें इतने जो 8.5 महीने से किसान है, और कई किसान वहाँ शहीद भी हो गए। जी। और वो किसान जो बहुत मेहनत करता है। हम लोग हैं, अगर कोई गवर्नमेंट जॉब में है तो उसको 1 साल में कहीं जाने के लिए भी मिलता है कि भाई ये 1 साल में आप घूम आइए, आपको ये है, आपको TADA मिल रहा है, आपको वैसे सुविधाएं मिल रही। किसान को कोई सुविधा नहीं। एक किसान को, जो छोटा किसान है, उसको 5,000 रुपये महीने की आमदनी है, ज्यादा को 13-14 जो पंजाब में है पढ़े लिखे। लेकिन जो पढ़े लिखे किसान है वो इस चीज को समझ रहे हैं कि जो 3 बिल आए हैं, जी, जी। ये उनका बिल्कुल उनको खत्म कर देंगे। यानी जमीन उनकी होगी, लेकिन उनका कोई उस पर अधिकार नहीं रहेगा। यानी जब ये सुपरवाइजर के पास चली जाएगी तो वो जमीन वाला, अगर आपके पास 5 एकड़ जमीन है तो आप ये तय नहीं करोगे कौन सी फसल आपको बोनी है। फसल वो तय करेंगे आपको कौन सी बोनी, कब काटनी है। उस किसान का बच्चा एक खेत में से भुट्टा भी तोड़ के नहीं खा सकता। तो ये कॉन्ट्रैक्टिव फार्मिंग की तरह। और ऐसा नहीं है, जो पंजाब की तरफ के किसान है वो सब समझ रहे हैं, वो सारी टंकीज बन गई है जिसमें कीड़ा नहीं लगता अडानी अंबानी की। तो आप 2-4 पूंजीपतियों के लिए सारे देश को खत्म कर रहे हो। अब आप देखिए, सब चीजें गिरवी रखी गई, हर चीज को बेचने पे लगे हुए हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का तो नाम था, आपने हर चीज बेच दी यहाँ की। आप कैसे लाल किले को किसी को दे सकते हो? उसकी आमदनी आप राजस्व में लेते, उससे आप पब्लिक का भला करते। वो अच्छा, सारे लोगों का अभी 1 महीने पहले का सर्वे है कि 3.5 करोड़ लोग जो हैं वो गरीबी रेखा से और नीचे पहुंचे, जो मिडिल क्लास में थे। क्योंकि अब कोरोना की वजह से सबके जो व्यवसाय हैं वो खत्म हो गए। तो ये सारी चीजें, तो ये समझिए 5-6 लोग जो हैं, इनकी आमदनी जो 100 गुना और 20 गुना बढ़ रही है। इनकी भी कम होनी चाहिए थी ना, इनकी क्यों बढ़ रही है? तो इस तरह से ऐसा नहीं है, पब्लिक जो है वो सब जानती है। बहुत विश्वास के साथ बीजेपी की सरकार बनाई थी, लेकिन यहाँ पर बहुत निराशा हुई कि वो किसान जो बहुत मेहनत करता है, रात में भी खेत पे सोता है, पाले में जा रहा है, पानी लगा रहा है, उसकी एक छोटी सी आमदनी है। आप लाखों करोड़ रुपए का
अडानी अंबानी का कर्जा माफ कर सकते हो और किसान का 200 करोड़ रुपए का कर्जा नहीं माफ कर सकते। जी जो इतनी खुदकशी जितनी अब आत्महत्याएं किसानों ने की हैं, इनके 7 साल के पीरियड में आप उठा के देखिए। मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रही है, ऊपर से कह रही हूँ, आप डेटा उठा के देखिए, आज तो हर चीज मिल जाएगी आपको। इतनी खुदकशी किसान ने कभी नहीं की। ठीक, सब क्यों हो रहा है? मैं किसानों के साथ हूँ, मेरी पार्टी किसानों के साथ है, और मुझे लगता है हम सब लोग किसानों के साथ हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं उनसे जुड़े हुए हैं। वो अन्न कितनी मेहनत से उगाते हैं, कितनी मेहनत से खेती करते हैं, और हम लोग एसी कमरों में बैठ के खाना खाते हैं, उनका हम ख्याल नहीं रखेंगे तो हमारी उदासीनता होगी। इसलिए सरकार को इस मुद्दे पे जरूर सोचना चाहिए, जरूर पहल करनी चाहिए। उनको कितने साल और बिठाएंगे ये? अब बिल्कुल ये वाली बात है कि मैं आपको कहूँ आप ये फ्लावर पॉट ले लीजिए, आपने कहा नहीं मुझे ये नहीं पसंद, आप ये वाली चीज दे दीजिए, तो मुझे आपको वो देनी चाहिए ना जो आपको पसंद हो, जो आपके काम की हो। वो कह रहे हैं हमें तीनों कानून पसंद नहीं, हमें ये कानून मत दीजिए, आप जबरदस्ती नहीं। जो लेने वाला है वो जानता है कि मुझे क्या चीज पसंद है। तो इसलिए सरकार इसमें बिल्कुल फेल रही है और उदासीन रही है, और ये एक अच्छी सरकार का काम नहीं होता कि पब्लिक के मुद्दों पे अपना जो अहम है वो आगे रखे। अहंकार की बात है, जी उनकी बात सुननी चाहिए, और सुनने से ये छोटे नहीं हो जाएंगे, ये बड़े हो जाएंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन आ रहा है मैडम मेरा, महिलाओं से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन है, राजनीति में महिलाओं की भागीदारी क्या कहेंगी? देखिए, राजनीति में महिलाओं की जब भागीदारी हुई, कुछ बेहतरी किया है उन्होंने। अभी ये अच्छा सरकार का था, पिछली सरकार में 33% नगर पालिकाओं में और ब्लॉक प्रमुख नगर पंचायतों में, इनमें सब में महिलाएं थी। ये जरूर है कि पहले महिलाएं जो थी वो नाम की महिलाएं होती थी, और अभी भी कई जगह ऐसा है कि जो पुरुष हैं वो करते हैं उनकी जगह पर, महिलाएं नहीं कर पाती वो। लेकिन मैं उसमें खुश नसीब हूँ कि जब मैं महिला थी, महिला कोटे से आई थी और नगर पालिका की चेयरपर्सन बनी, तो 1-2 महीने तो अखिल साहब ने मुझे सिखाया कि भैया ऐसे करना। उसके बाद उनको अपना भी काम था, उन्होंने कहा अब ये नगर पालिका आप ठीक से संभालेंगी तो अगली बार आपको लोग चुन के रख लेंगे, नहीं तो आप घर बैठ जाइएगा। तो मैं कभी फिर मेरी नगर पालिका में 2 महीने के बाद वो 10 साल नहीं गए, और फिर मैं दूसरा चुनाव लड़ी और जीती। तो पब्लिक से खुद टच करो, खुद इतनी सलाहियत रखो तो सीट पर आओ। तो महिलाओं को जहाँ जहाँ मौका मिला है उन्होंने अपने आप को साबित भी किया है, और हमारी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो भी महिला है। और आप जानते हैं बहन कुमारी मायावती जी जब आती हैं तो शासन प्रशासन सब दुरुस्त होता है, ये हर व्यक्ति मानता है इस बात को। जी, तो उन्होंने अच्छा शासन करके दिखाया। तो महिलाओं की अच्छा। दूसरी चीज ये है कि बीजेपी जब आई थी तब ये कहती थी कि 33% हम रिजर्वेशन देंगे, ये मुद्दा उन्हीं का था, और इस मुद्दे को बार बार करके वो उसमें भी आए। लेकिन अब उनको 7 साल हो गए, वो अब इसको नहीं लाते। यानी सिर्फ ये भी जुमला था, 15 लाख की तरह ये भी जुमला था। ठीक। अच्छा मैडम, यूपी में बसपा कितनी सीटें जीत रही है विधानसभा चुनाव में अगले? देखिए, ये अभी चुनाव के 6-7 महीने हैं, अभी बहुत समीकरण बनेंगे बिगड़ेंगे। अभी तो बहुत सारी पार्टी को अलायंस होगा, कुछ बनेगा कुछ टूटेगा। तो मैं तो पार्टी में होने के नाते ये कहूँगी, और जो मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि मैं पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं जा पा रही हूँ, मुझे आसपास का ही पता है, तो आसपास में तो बहुजन समाज की बहुत अच्छी वो है। अब आगे आने वाले 2-3 महीने में और क्या समीकरण बनते हैं, फिर मैं कह पाऊंगी। वैसे मैं जो हूँ, हमारी सरकार बन रही है, लेकिन मैंने सच्ची बात की आपसे कि अभी अगर मैं ये दावा करूँ या समाजवादी ये दावा करे या बीजेपी दावा करे, तो ये वक्त से पहले के दावे होंगे। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन और है, जिस तरह से मायावती जी के लिए दलितों के नेता के रूप में जाना जाता है, अभी भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद आए हुए हैं, तो क्या बहुजन समाज पार्टी का जो वोट बैंक है कहीं अगले चुनाव में उस पर असर तो नहीं होगा इनका? नहीं, अगले चुनाव में कोई असर नहीं। मैम, वो तो अगर देखा जाए काफी भीम आर्मी के जो नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो ये यूपी में अभी साइकिल रैली उन्होंने निकाली जी, और काफी बड़े लेवल पे युवा उनसे जुड़े। तो मैम, हम इस बारे में क्या? इस बारे में यह है कि वो मेहनत कर रहे हैं और दलितों के नेता ही हैं। लेकिन अभी जो बहन जी मायावती जी जो है, वो खुद भी कहते हैं, शायद आपने सुना नहीं उनकी बाइट, वो खुद कहते हैं कि मैं बहन जी के साथ हूँ। लेकिन वो अपने आप को इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट में भी कई साल गुजर जाते हैं।
ये 6 महीने बाद चुनाव है। इसमें अभी बहुजन समाज पार्टी का जो वोट है, क्योंकि हम उस वोटर से डायरेक्ट जुड़े हैं, हम जगह जगह के वोटर हैं, और हम जानते हैं कि अभी वोटर जो है वो इनको देख रहा है, लेकिन इनके मेहनत से अभी वो वोट में तब्दील नहीं हो, नहीं, अभी वो बहन जी के साथ है। बहन जी अब आने वाले 2-4 चुनाव के बाद स्थिति बदल जाए, ये हो सकता है, लेकिन इसमें 2022 में और 2024 में तो स्थिति नहीं बदलेगी। दलित जी, वोटर दलित बसपा के साथ जी। काफी समय हो गया मैम, चलते चलते एक लास्ट क्वेश्चन मेरा है, जी। वॉइस न्यूज चैनल के माध्यम से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये आपका जो चैनल है, मैंने आपके बहुत सारे प्रोग्राम देखे भी हैं, और क्योंकि ये काम जो है पत्रकारिता का या मीडिया का, ये बहुत ही नोबल काम भी है और बहुत टाइम टेकिंग भी है और बहुत जोखिम भरा भी काम है, क्योंकि आपको बहुत सारी ऐसी जगह जाना पड़ता है जो बहुत ज़्यादा डेंजरस होती हैं। लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि आपने बहुत अच्छा काम किया। जनता की आवाज़ उठाने के लिए हमें लगता है ऐसे चैनल की ज़रूरत थी, और आगे मेरा तो आपके साथ पूरा सहयोग भी रहेगा और दुआएं भी रहेंगी। और मैं ये चाहूँगी कि आप जो लोग यहाँ पर बैठी हो, आप जो मेरा आज इंटरव्यू दे रहे हो, आप कल जाके उस मुकाम पर पहुँचो जो हम अच्छे पत्रकारिता को, अच्छे लोगों को हम कुछ हैं, क्योंकि बहुत सारे पत्रकार जो हैं वो तो अब बहुत इम्पार्शल होकर काम करते हैं। तो आप जो है ऐसे बने जैसे अच्छे न्यूज़ चैनल के रवीश कुमार के अंदर संकेत उपाध्याय का नाम लेना चाहूँगी, ब्रजेश मिश्रा का नाम लेना चाहूँगी। ये अभी पत्रकारिता करते हैं, ये अभी सच्चाई के साथ हैं। मेरा आपसे है कि आप बहुत अच्छा अपना चैनल लेके चल रहे हो, और मेरी दुआ है कि आप आवाम के साथ खड़े रहो, सच्चाई के साथ खड़े रहो, और मुझे लगता है आप ये कर रहे हो और आगे करोगे। इसके साथ ही मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके चैनल के लिए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे इस कार्यक्रम में आपने समय दिया। तो ये थी मेरे साथ में थैंक यू। बहुजन समाज पार्टी संबल से श्रीमती तरन्नुम अकील जी। ऐसे ही हम अपने इस प्रोग्राम के माध्यम से नए नए हस्तियों से मिलते रहेंगे, करते रहेंगे संवाद। तो देखते रहिए YS न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।